कल से एक खबर ट्विटर पे सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही है और पूरे पाकिस्तान में एक मॉरल पैनिक की सिचुएशन आई हुई है। अनफॉर्चुनेटली मैं इस वीडियो को भी मजहब के हवाले से नहीं बनाना चाहता था, लेकिन चूंकि जब हम पाकिस्तान के मसाइल को देखते हैं, पाकिस्तान के इश्यूज को देखते हैं, तो हर चीज का तांता बांता कहीं ना कहीं जाकर मजहब से जरूर मिल जाता है। और वो म्यूजिक पे पाबंदी लगाएंगे, वो फिल्मों पर पाबंदी लगाएंगे और उसका गला घोंट देंगे, और उसका नतीजा ये निकलता है कि आज कोई भी बंदा अफगानिस्तान में जाके जिंदगी बसर करने के लिए तैयार नहीं है। कोई नहीं जाता अफगानिस्तान के, हाँ जी वहां पे इस्लामिक एमिरेट्स कायम हो गए तो चले वहां पे चलते हैं। तो इतना बड़ा शोशा क्यों बना? क्योंकि हमें पता है सोशल मीडिया के ऊपर यूथियों की बहुत बड़ी तादाद है और यूथिये जो है वो अक्ल के अंधे हैं। उनका हकीकत ऑब्जेक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं, जज्बात से उनका ताल्लुक है और इमरान खान की मोहब्बत में वो किसी को भी पेल देंगे। कल से एक खबर ट्विटर पे सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही है और पूरे पाकिस्तान में एक मॉरल पैनिक की सिचुएशन आई हुई है। और वो खबर ये है कि जो नजम सेठी साहब के साहबजादे हैं अली सेठी, वैसे वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और उनको ये भी कहने की जरूरत नहीं कि वो नजम सेठी के बेटे हैं, लेकिन आपको समझ आएगी भी आगे चल के कि मैंने नजम सेठी का हवाला इसमें क्यों दिया है। तो पता चला कि अली सेठी होमोसेक्सुअल हैं, गे हैं, और उन्होंने शायद शादी कर ली है या करने जा रहे हैं एक और आर्टिस्ट से, अली तूर नाम के लड़के से, जो उनका एचएसएन के स्कूल में उनके साथ पढ़ते थे। और चूंकि ये होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप है, तो जहां पाकिस्तानियों में हर जगह पे मजहब घुसा दिया जाता है, मजहब के एंगल से हर चीज को देखी जाती है, तो ऑब्वियसली कौमे लूत और तरह तरह की गालियां नजम सेठी को भी दी जा रही हैं और अली सेठी को भी बुरा भला कहा जा रहा है। तो उस खबर की तरफ भी जाऊंगा और एंगल से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको चाको सबाक और थोड़ा सा आपको पाकिस्तान की साइकी के बारे में समझना होगा। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि ये बात मैं अक्सर कर चुका हूं और हर जी शऊर इंसान को ये बात समझ भी आ जाएगी, और ये कोई मैं पहला इंसान नहीं हूं ये बात कहने वाला, सारी दुनिया के आधी अक्ल के इंसानों को भी ये बात समझ आ जाती है कि जिस तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंसानों की जिंदगियों को बेहतर करती है, उनकी जिंदगियों को लंबा करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाती है, उसी तरह फनून लतीफा यानी आर्ट्स, कल्चर, पोइट्री, म्यूजिक, फिक्शन, एब्स्ट्रैक्ट थॉट जो है वो इंसानों को इंसान बनाती है। इसी वजह से आप देखते हैं कि सारे कल्चर्स में जो आइसोलेटेड कल्चर्स भी थे, जैसे लैटिन अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया का कल्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है। एबोरिजिनल्स का जो 50,000 साल पहले पूरी दुनिया से आइसोलेट हो चुके थे, उन्होंने भी अपना म्यूजिक खुद बनाया। डिजरीडू बहुत मशहूर इनका एक इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा मजे का इंस्ट्रूमेंट है। हर कल्चर में हमें नजर आया कि उन्होंने पेंटिंग्स की है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट को इस्तेमाल करते हुए मौसीकी की है। उसी से आगे फिर फलसफा भी निकलता है जो थोड़ा रैशनल थॉट की तरफ चला जाता है, लेकिन रैशनैलिटी के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट थॉट का भी बहुत बड़ा किरदार है इंसानों को इंसान बनाने में। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है, चूंकि कल्चर इंसान की जरूरत है। हम लाखों सालों से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी सिविलाइजेशन या सोसाइटी या इंसानों का ग्रो नहीं मिलता जहां पे रूडिमेंटरी लेवल से लेके एडवांस लेवल तक किसी किस्म का कल्चर ना हो। और उस कल्चर से मुराद ये है जबान का हेर फेर, यानी शायरी, काफिया रदीफ, उसमें से प्यार मोहब्बत की नज़में, शेर व शायरी, मौसीकी। कोई हमें ऐसा कल्चर नहीं मिलता जहां पर ये चीजें ना हो, चाहे वो बाकी कल्चर से आइसोलेटेड क्यों ना हो। तो ये है वैल्यू कल्चर की, और इसके बगैर कोई मुआशरा, इसके बगैर कोई ग्रोह इंसानों का नहीं रहा, बल्कि जो एडवांस एनिमल्स हैं उनके अंदर भी कल्चर पाया जाता है। चिंपैंजीज और गोरिल्लास, बोनोबोस में भी कुछ बेसिक रूडिमेंट्री कल्चरल वैल्यूज पाई गई हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हर जिंदा रहने वाले जानदार को, स्पेशली अगर वो कॉम्प्लेक्स जानदार है, तो उसको कल्चर्स की भी जरूरत होती है। तो उसी तरह हम भी डिफरेंट नहीं है, हमें भी कल्चर्स की जरूरत है, और डिफरेंट लोगों के अपने अपने कल्चर्स होते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, कुछ कल्चर्स दूसरे कल्चर से ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, और अगर हम मजहब को भी कल्चर का एक हिस्सा डालेंगे तो उसके अंदर भी उन मजाहिब को हम इंडिविजुअली देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं इस वीडियो को भी मजहब के हवाले से नहीं बनाना चाहता था, लेकिन चूंकि जब हम पाकिस्तान के मसाइल को देखते हैं, पाकिस्तान के इश्यूज को देखते हैं, तो हर चीज का तांता बांता कहीं ना कहीं जाकर मजहब से जरूर मिल जाता है। और आज की खबर का भी तांता बांता मजहब से के साथ ही जाके मिलता है, और क्यों ना बने, क्योंकि हमने इस मुल्क को बनाया ही मजहब की बुनियाद पे। जो मजहब शुरू में इतना हावी नहीं था, इतना डोमिनेंट नहीं था, वो आहिस्ता आहिस्ता इस नहज पे पहुंच गया कि आप कुछ भी कर लें, मजहब बीच में आ जाता है। और जो बाकी की एडवांस सिविलाइजेशंस हैं, जो सिविलाइजेशंस आगे की तरफ जा रही हैं, वो मॉडरेशन की तरफ जा रही हैं। सऊदी अरब, यूएई, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के हवाले में अक्सर दे चुका हूं कि वहां पे वो मजहब का जो जोर है उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज अक्ल वाले लोगों को समझ आ गई है कि हर चीज के अंदर
मजहब को नहीं डाला जा सकता, उसी तरह जिस तरह हर चीज के अंदर म्यूजिक को नहीं डाला जा सकता, हर चीज के अंदर डांस को नहीं डाला जा सकता, शायरी को नहीं डाला जा सकता। और इस बात का एहसास मजहब को भी है, इस्लाम को भी इस बात का एहसास है, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा मुसलमान कहते हैं कुरान से बेहतरीन बुक कोई नहीं है, और इसके ऊपर बड़ा फख्र से मुसलमान बताते हैं कि कुरान मजीद जो है वो शायरी की जबान में लिखा गया। हालांकि उसके अंदर जो बातें हैं विजडम की भी अगर आपने उनको बातें कहना है तो वो बातें जो हैं वो प्योर रैशनल लैंग्वेज में भी लिखी जा सकती थी, लेकिन वो शेर व शायरी में लिखी गई। क्यों? ताकि लोगों के दिलों तक रसाई हो सके। मुसलमान बड़े फख्र से बताते हैं कि जब हजरत उमर ने सुना अपनी बहन को तलावत करते हुए तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा वाह, अगर वो नीचा की जबान में, अगर हार्ड कोर अरबी में शेर व शायरी को मलहूज़े खातिर ना ला के लिखी गई होती तो शायद उनके ऊपर वो असर ना होता। अस्यूमिंग ये कहानी सच्ची है, लेकिन इसमें कोई इतनी अजीब बात नहीं है। शेर व शायरी से लोगों के दिल पिघल जाते हैं, उसी तरह मौसीकी से लोगों के दिल पिघल जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि ये मजहब बहुत डोमिनेंट है, अग्रेसिव है, और कोई भी अग्रेसिव कल्चर जब कहीं पे भी जाता है तो वो अपने इर्द गिर्द के दूसरे कल्चर्स को कैनिबलाइज कर लेता है, उसको खा लेता है और अपने आप को सबके ऊपर थोप देता है। और यही हुआ हमारे पाकिस्तान में भी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब लोगों को मोहब्बत होती है तो आप देखते हैं कि लोग शेर व शायरी में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। उसकी वजह यह है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताबें आपको एटम्स की इनर वर्किंग्स तो बता देंगी, बायोलॉजी की किताबें आपको आपकी फिजियोलॉजी के बारे में तो बता देंगी, लेकिन आपके दिमाग में आपके जो इमोशंस हैं उनको समझने के लिए, उनको एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मोहब्बत का भी है। और मोहब्बत सिर्फ लड़के या लड़की या लड़के लड़के की मोहब्बत की मैं बात नहीं कर रहा, मैं प्लेटोनिक मोहब्बत की भी बात कर रहा हूँ। मुल्क से मोहब्बत या माँ बाप से मोहब्बत, अपने कल्चर से मोहब्बत। और गाने और फिल्मों और शायरियों ने इन सारी चीजों को, इन सारे ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर किया। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जो चीज, जो सबक ह्यूमन इमोशन से लेके जो सबक है मौसीकार या आर्टिस्ट लोगों को समझा सकता है, वो कोई एक्टिविस्ट, कोई एकेडमिक, कोई फिलोसफर उस तरह नहीं समझा सकता। तो जो जिंदा मुआशरे हैं, जो आगे जाने वाले मुआशरे हैं, उनको अपने आर्टिस्टों की कदर होती है। और आर्टिस्ट जो होता है वो बड़ा नाजुक किस्म का होता है, क्योंकि वो इमोशंस को मलहूज़े खातिर लाके, यानी इमोशंस के बारे में सोच के उनको एम्पलीफाई करके आपके सामने लाके रखता है। यही वजह है कि हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज दुनिया के वेल पेड आर्टिस्ट हैं। बॉलीवुड में जो आर्टिस्ट हैं उनको पूरी दुनिया, उनको पूरा इंडिया भगवान का दर्जा दे देती है, ऊपर लेके जाती है। यही हाल आपको चाइना में भी मिलता है। इवन के जो मुसलमान ममालिक भी जो है उधर भी पूरे तरीके से मौसीकी को या फिल्मों को हर तरह से बैन नहीं किया गया, क्योंकि इंसानियत इसके बगैर नामुकम्मल है। और सिर्फ 2-3 कल्चर्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर टोटल बैन आ जाता है। उसकी वजह क्या है कि हमने इस्लाम नाफिज करना है। तालिबान और दाइश वो म्यूजिक पे पाबंदी लगाएंगे, वो फिल्मों पे पाबंदी लगाएंगे और उसका गला घोड़ देंगे, और उसका नतीजा ये निकलता है कि आज कोई भी बंदा अफगानिस्तान में जाके जिंदगी बसर करने के लिए तैयार नहीं है। कोई नहीं जाता अफगानिस्तान के, हाँ जी वहां पे इस्लामिक एमिरेट्स कायम हो गए तो चले वहां पे चलते हैं, कोई नहीं जाता। ये जितने आशिकाने रसूल पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जिनको बड़ी तकलीफ है पाकिस्तान के सॉफ्ट कल्चर से, कोई नहीं जाता अफगानिस्तान के, हाँ भाई हम वहां पे जाते हैं। अफगानिस्तान तालिबानों ने तस्वीरें, वीडियोस वायरल की कि किस तरह वो मौसीकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको तोड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मौसीकी, आर्ट्स, कल्चर, फनून लतीफ़ा, शायरी, फिल्में, इनके बगैर इंसानियत नामुकम्मल है। और ये मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान में हर चीज नीचे की तरफ जा रही है, और अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका तांते बांते जाके मजहब से मिलते हैं। लेकिन 1-2 चीजें ऐसी हैं जिसमें अभी हमारा हेड जो है वो अबव द सरफेस है, यानी पानी की सतह से थोड़ा सा ऊपर है, हम डूब रहे हैं लेकिन मुंह अभी बाहर ही है। वो एक तो क्रिकेट है, उसके अंदर भी हमने देखा है कि 2000 से लेके कितना उसके अंदर मजहब को डाला गया। आई होप कि ये मैडनेस, ये जो वर्च्यू सिग्नलिंग है मोहम्मद रिजवान की, नमाजें पढ़ने वाला अच्छा इंसान है, जो नमाज नहीं पढ़ता उसको बुरी नजर से देखा जाएगा, और इसका रिजल्ट पहले एंड में ये निकलेगा कि जो 5 वक्त का नमाजी है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी टीम की सिलेक्शन में। हालांकि क्रिकेटर का नमाजों से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक है कि क्या वो क्रिकेट अच्छी खेलता है या नहीं खेलता। लेकिन जब ये मंतक होगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा मजहब होगा उतना ही चीजें अच्छी होंगी, तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा क्रिकेट के अलावा। और दूसरी जो एक चीज है वो हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री है। म्यूजिक इंडस्ट्री, मुझे याद है इवन 90s में भी जब नवाज शरीफ ने म्यूजिक को, पॉप कल्चर को बैन कर दिया था, तो फिर भी म्यूजिक इंडस्ट्री सर्वाइव की थी। स्ट्रिंग्स, जुनून और जुनैद जमशेद के गाने इंडिया में बड़े सराहे जाते थे। स्ट्रिंग्स को इंडिया में बहुत सराहा गया था। अब मैं देख रहा था कि हर पल जियो और ARY के जो ड्रामा के, जो एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं, वो दुनिया के 10 बड़े यूट्यूब चैनल्स में आ गए। उनके हर महीने के बिलियन में व्यूज जाते हैं, 1 बिलियन यानी 1000 मिलियन में व्यूज जाते हैं। इतने तो पाकिस्तान में यूट्यूब के यूजर्स नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया में लोग हमें देखते हैं। तो पाकिस्तान से खबरें जब भी आती हैं, बम, बस उलट गई, 36 बंदे मर गए, बम फट गया, किसी की टांग उड़ गई वगैरह वगैरह, लेकिन ये हमारी खबरें हम एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में। लेकिन अगर एक आधी कोई चीज अच्छी बची भी है, वो है इस मुल्क की, एक तो क्रिकेट टीम को आप कह सकते हैं
क्योंकि जब क्रिकेट को लोग देख रहे होते हैं तब वो ये नहीं कह रहे होते बम फट गए, यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, औरतें मारी जा रही हैं, मजहबी अकलियतों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हिंदू लड़कियां उठाई जा रही, वो नहीं, तब लोग भूल जाते, तब वो देखते हैं कि बाबर आजम कितना अच्छा खेल रहा है। उसी तरह म्यूजिक हमारा एक्सपोर्ट अगर होता है तो लोग सराहते हैं, लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के क्या क्या दुश्मनियां हैं, क्या बॉम्बे, पठानकोट, मुंबई हमले, क्या ये चीजें, वो लोग भूल जाते हैं। इंसान करीब आते हैं क्योंकि ये वो चीज है जो इंसानों को करीब लाती है। लेकिन इसके ऊपर भी पाकिस्तान के जो लंडे के मोमिनीन्स हैं, इसके ऊपर भी उन्हें तकलीफ है। एक पूरा महाज बना हुआ है कि पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री ने इंडिपेंडेंटली फ्लरिश किया। पहले पीटीवी होता था तब भी लोग देखते थे एंटीने से इंडिया में, लेकिन अब चूंकि यूट्यूब की वजह से अच्छी क्वालिटी के ड्रामे बन रहे हैं तो लोग उसको देख रहे हैं, तो उस पे भी लंडे के मोमिनीन्स को प्रॉब्लम है कि ये ड्रामे देखो जी, बेगैरती फैली हुई है, इसकी वजह से मदरसे में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादतियां हो रही हैं। लेकिन ये सारे लंडे के मोमिनीन्स कभी ये नहीं कहेंगे कि मदरसे बंद करो, क्योंकि मदरसों के अंदर जो बच्चों के साथ होता है क्या होता है। ये मैं नहीं कह रहा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो बड़े रिस्पेक्टेड इस्लामिक स्कॉलर वो कह रहे हैं, सुनिए जरा। मदरसों के अंदर बच्चों के साथ तुम्हारे मौलवी मुंह काला करते हैं। तुमने मदरसे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि तुम बच्चों के साथ मुंह काला करो। ये लो अब पक्की वाला जवाब मुझसे। किस मदरसे में ये काम नहीं होता? एक मदरसे को क्लीन चिट दें, इससे स्कूल हजारों दर्जे बेहतर है, क्योंकि स्कूलों के अंदर हॉस्टल नहीं होते हैं, उनमें यहां ये बच्चे उनके साथ टीचर्स ये काम नहीं कर सकते, लेकिन मौलवियों के पास रात के वक्त भी बच्चे अवेलेबल होते हैं, दिन के वक्त भी पर्दे में भी अवेलेबल होते हैं, ये बच्चों के साथ मुंह काला करते हैं। तो मैं फिर ये कहना शुरू कर दूं कि ये मदरसे मौलवियों ने इसलिए बनाए हुए हैं कि ताकि बच्चों के साथ मुंह काला करें। और मदरसों के माहौल जो है ना हमसे ढके छुपे नहीं है। 5-6 साल मेरी उम्र थी, उस वक्त से मैंने मदरसों में जाना शुरू। मदरसों का पूरा चट्टा बट्टा मुझे पता है, तमाम मुकाबले से बच्चियों के साथ ये क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं। और जिस फारूक तहसील बच्चे ने अल्लाह को जान देनी है ना, अल्लाह से डरता है, इस मदरसे से पढ़ा हुआ मौलवी उसको के कुरान पे हाथ रख के ना मेरी बात का इनकार कर दे जो मैं बातें कर रहा हूं। इनके मदरसों में ये काम नहीं होते और तकरीबन सारे मदरसों में होते हैं। तो पाकिस्तान में हर जो अच्छी चीज रह गई है या जो थोड़ी सी सरवाइव कर रही है उसके ऊपर भी अटैक किया जाता है। तो आर्टिस्ट को बचाना, आर्टिस्टिक फ्रीडम को बचाना, ये भी पाकिस्तान की वन ऑफ द अवलीन तरजीहात में से एक होनी चाहिए। अवलीन तरजीहात का मतलब टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने आर्टिस्टों को बचाना। तो उनमें से एक आर्टिस्ट, तो अब आते हैं आज की खबर की तरफ, जो आपको शुरू में मैंने बताया कि अली सेठी के बारे में पता चला कि वो गे हैं और उन्होंने अली तूर जो कि एक आर्टिस्ट हैं उनके साथ या तो शादी कर ली है या शादी करनी है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक तूफान बदतमीजी आया हुआ है और नजम सेठी को भी गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं और हमें पता है वो क्यों दी जा रही, बल्कि पहले वो डिस्कस कर लेते। तो इतना बड़ा शोशा क्यों बना? क्योंकि हमें पता है सोशल मीडिया के ऊपर यूथियों की बहुत बड़ी तादाद है और यूथिये जो हैं वो अक्ल के अंधे हैं, उनका हकीकत ऑब्जेक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं, जज्बात से उनका ताल्लुक है और इमरान खान की मोहब्बत में वो किसी को भी पेल देंगे। तो हालांकि नजम सेठी का इससे क्या लेना देना कि उनका बेटा अगर गे है या नहीं है, लेकिन वो नजम सेठी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, क्योंकि साइफर का भी एक इशू चल रहा है, उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आएगी डिटेल से। और उनको कहा जा रहा है देखो हराम का खाया इसलिए औलाद तुम्हारी हरामी निकल आई वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें की जा रही हैं और ये वो यूथिये कह रहे हैं। अब मेरी नजर में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा जो लिबरल वर्ल्ड व्यू है उसमें मैं कंसिस्टेंट हूं। लेकिन यूथियों को कंसिस्टेंसी की समझ तो क्या, इनको कंसिस्टेंसी के स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे। ये उस बंदे की मोहब्बत में कह रहे हैं जिस बंदे की अपनी एक इनके वर्ल्ड व्यू के हिसाब से, मेरे नहीं, नाजायज बेटी है टिरियन वाइट, सीता वाइट से। अगेन मेरी नजर में ये कोई गलत बात नहीं है। टिरियन वाइट मेरे लिए उतनी ही काबिल एहतराम है जितनी अली सेठी या कोई इंसान है। और जो प्राइवेट लाइफ में जो भी कोई करता है हमारे वर्ल्ड व्यू में उसकी कोई बुराई नहीं। तो अब ये मैं उनको शेम नहीं कर रहा, मैं ये यूथियों की जहालत आपके सामने रख रहा हूँ। नजम सेठी को गालियां दे रहे हैं उस बंदे की मोहब्बत में जो इनके हिसाब से हराम के काम कर चुका है। तरह के बच्चों को पाकिस्तान की जबान में हरामजादे या हरामजादियां कहा जाता है। किधर गई इनकी कंसिस्टेंसी? क्या अपने बाप को कहेंगे? ये नहीं कहेंगे क्योंकि अकल के अंधे हैं। और दूसरा एलिमेंट इसके अंदर जो है वो ऑब्वियसली वो मजहब का एलिमेंट है। जैसे आपको बताया कि मजहब हर चीज के अंदर घुस जाता है मुझे, और ये इधर भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। मुझे आज तक कभी, मैं बड़े अरसे से ये बात कहता चला आ रहा हूं, मुझे आज तक कभी कोई बंदा ये लॉजिक नहीं दे सका इसमें क्या फर्क है कि दो लड़का लड़की या दो लड़के लड़के आपस में मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और मोहब्बत के सारे एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। इसमें क्या फर्क है? और इसमें क्या फर्क है कि एक लड़की आती है जो इनके कल्चर के हिसाब से जो हलाल तरीका है, इसको हराम कहते हैं और ये हलाल तरीका भी इनका सुन ले। लड़की आती है चाय ले, उसको देखने आते हैं, लड़की को देखने के लिए। देखने के क्या मतलब है भाई? क्या क्यों देखने आते हैं? क्या कोई वो ऑब्जेक्ट है? अगेन मेरे हिसाब से ठीक है, और यही काम प्राइवेटली भी होता है, पब्लिकली भी हो जाए, फैमिली के सामने भी हो जाए, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम। लेकिन मुझे डिफरेंस नहीं समझ आ रहा और मुझे डिफरेंस समझाए। आती है चाय ला के रखती है शर्मा के, ये लीजिए कप लीजिए, वो लड़का देखता बड़े मजे से, हाँ भाई फिट है पापा, इसी से शादी करनी है मैंने।
पापा अगले दिन आते हैं या अम्मी अबू अगले दिन आते हैं या अगले हफ्ते आते हैं, हमें आपकी बेटी बड़ी पसंद आई, हमारा बेटा आपकी बेटी के साथ धवड़धूस करना चाहता है, यही है ना इसका मतलब। और एंड में ये लोग जो लोगों को शर्मो हया के गाने लेक्चर देते हैं, वो उन्होंने मुंह काला करा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो जब सुहागरात वाले दिन जब आपने कुछ कलमे की आयतें शायतें पढ़ ली या फेरे शेरे लगा लिए, उसमें क्या फर्क है? तब नहीं आपको पता कि अंदर जाके काम क्या हो रहा है। तब आपकी बाजी, आपकी बेटी, आपके बहनोई, आपके दामाद के साथ अंदर क्या कर रही है, क्या आप सोच रहे होते हैं उस बारे में? जो लोग इंडिविजुअली अपने तौर पे मिलके ये काम कर लेते, तो उस वक्त आपका दिमाग उनकी टांगों के दरमियान क्यों चला जाता? ये वो कल्चर के गंदे एलिमेंट्स हैं जो पेट्रियार्की और मजहब की बुनियाद के ऊपर खड़े किए गए हैं। इसका कोई डिफरेंस नहीं है, आयतें पढ़ के वही काम करना है या आयतें पढ़े बगैर वो काम कर लिया, इसमें क्या फर्क पड़ता? मेरा एक दोस्त है, ये कहानी मैं पहले भी सुना चुका हूँ, कहता था यार मैंने कभी शादी नहीं करनी। मैंने कहा क्यों? कहता यार सारी दुनिया को पता होता है, स्टेज पे बैठे होते हैं 150-200 लोग सामने बैठे होते हैं, सारी दुनिया को पता होता है कि आज इन्होंने जाके अंदर गंदे काम करने हैं, और वलीमे वाले दिन सबको पता होता है आज ये काम कर चुके हैं। तो ये वो सोच है कि एक ह्यूमन बिहेवियर को, एक ह्यूमन इमोशन को गाली बनाया हुआ और उसके ऊपर कदगने लगाई हुई है। क्यों? पेट्रियार्की एंड रिलीजन, दे बोथ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों के तांते बांते आपस में मिलते जुलते हैं। इस्लाम एक पेट्रियार्कल मजहब है जिस वजह से इज्जत और गैरत लोगों की टांगों के दरमियान में रख दी है, और उसमें भी इस चीज के अंदर घुस गए हैं कि कोई अगर करता भी है तो कैसे करता है। कुरान के अंदर आयत लिखी हुई है कि अपनी बीवी के ऊपर चाहे जहां से मर्जी आओ, डॉगी पीछे, सोफे के ऊपर, टेबल के ऊपर, जिधर मर्जी करो, जो करना करो। उसमें भी इवन एक हदीस है जिसमें बताया हुआ है कि सेक्स करने से पहले की दुआ, हर चीज के अंदर ये मजहब जो है घुस जाता है। तो उसका रिजल्ट फिर यही निकलता है कि अगर दो आर्टिस्ट जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिनको गोरे भी सुनते हैं, फसूड़ी गाने के ऊपर जो कवर बनाए हैं, गोरों ने भी फसूड़ी गाने के ऊपर कवर बनाए हैं। यानी वो अगर फसूड़ी का नाम आता है, ये लड़का कौन है? पाकिस्तानी है। ओ अच्छा पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से तो हमें सिर्फ मुल्ले, वो शक्लें मौलवियों की, हलवे मांडे, बम फट गए, बस उलट गई, हमें तो वही खबरें आती हैं। अच्छा ये लड़के, इस तरह के टैलेंटेड लोग भी पाकिस्तान में रहते हैं, वाओ। जिस बंदे ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, न्यूयॉर्क में रहता है, वो अब किसी के साथ अपनी जाती जिंदगी में क्या कर रहा है उसके अंदर भी घुसे हुए हैं। होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्या जी इसकी इससे नफरत की वजह क्या? हालांकि तमाम मैमेलियन स्पीशीज में होमोसेक्सुअल बिहेवियर पाया जाता है, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये इसका ताल्लुक बायोलॉजी से है, इसका ताल्लुक इखलाकियात से नहीं, बायोलॉजी से है। उसी तरह जैसे कुत्ता भी पोटी करता है और आप भी पोटी करते हैं। इसका जब हम जवाब देते हैं ना कि ये नेचुरल है, ये नेचर में काम पाया जाता है, शीप, शेर, हर जानवर जो है होमोसेक्सुअल लोग उनके अंदर पाए जाते हैं, तो आगे से कहते हैं ओ क्या आप जानवर हैं? यही तो फर्क है इंसान और जानवर में। अच्छा तो जानवर तो पोटी भी करता है, जानवर सेक्स भी करता है, आप क्यों करते हैं फिर सेक्स? जब जानवर होमोसेक्सुअल सेक्स करता है तो आप कहते हैं यार हम कोई जानवर है। जब जानवर हेटेरोसेक्सुअल सेक्स करता है तो तुम भी सेक्स करना छोड़ दो। नहीं, वहां पे नहीं, वहां पे हमने 4 बीवियां रखनी है, अनलिमिटेड लौंडियां रखनी है। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो मोरालिटी की बुनियाद है वो एक 1400 साल पुराना कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, जो उस जमाने के लोगों ने अपने हिसाब से आपके सामने रख दी, और ये बन गया इनका डॉगमा। और उसके अंदर कहानी कल से कुरान मजीद की वो आयतें लूत की कहानी की चल रही है। लूत का जो शहर है, बिब्लिकल स्कॉलर सोडम एंड गोमोरा इसके ऊपर इतनी तहकीक कर चुके हैं, आज तक वो आर्कियोलॉजिकली साबित नहीं कर सके कि क्या वो शहर है या नहीं है, क्योंकि उस एरिया में जितने भी शहर पाए जाते हैं जो कंटेंडर है सोडम एंड गोमोरा के, इंजीनियर मिर्जा साहब ने भी कहा यूट्यूब में पढ़े में जाके देख ले, कोई उसको आर्कियोलॉजिस्ट उसको सोडम एंड गोमोरा नहीं मानता, नहीं माना जाता, क्योंकि जो आतिश फिशा फटने से जो उस शहरों की तबाही हुई, वहां पे कोई जियोलॉजिकली एक्टिव कोई वहां पे आतिश फिशा पहाड़ ही नहीं है। कहानियां बनाई हुई है, मैंने बुक में बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया कि कुरान शरीफ कहता है कि ये वो काम करता था जो पहले कोई नहीं करता था। यानी ये जो लूत की जो कहानी है उससे पहले होमोसेक्सुअल बिहेवियर पाया नहीं जाता था। हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद है, वो मुझे सही याद नहीं, मैंने बुक में लिखा हुआ है कि 50-60 हजार साल पुरानी हमें गे कब्रें भी मिली हैं। ये तो काम हमेशा से चलता चला आ रहा है। और मैं आपको बताऊं, जब इंसान होमोसेपियन नहीं बने था उससे पहले भी होमोसेक्सुअल बिहेवियर पाया जाता होगा। वाई? क्योंकि हमें चिंपैंजीज और गोरिल्लाज में भी नजर आता है ये काम। तो इनकी कोई ऑब्जेक्टिव थॉट नहीं है इसके पीछे, लेकिन मजहब की बुनियाद पे मजहब हर जगह पे घुसा देना, और उस वजह से इस कपल के पीछे ये पड़े हुए हैं जिन्होंने अगेन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये जो गालियां बक रहे हैं, जो ये इनको मॉरल पैनिक आया, इन्होंने क्या किया? इनकी इंटरनेट की हिस्ट्रियां जाके देख लो, गे पोर्न और उसके अलावा गंदी फिल्मों के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वही मुआशरा मुनाफिकत के ऊपर खड़ा हुआ है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है, और इसी तरह की वर्च्यू सिग्नलिंग, मॉरल पुलिसिंग ये करते रहेंगे, और उसका नतीजा देख लेना हो क्या रहा है। इसके ऊपर अगर किसी मौलवी से पूछा जाएगा, उसने पता आपको क्या जवाब देना? उसने आके जवाब ये देना मौलवी ने, देखें जी तभी तो हमारे मुल्क में सैलाब आ रहे हैं,
हैं। देखिए तभी तो कश्मीर में जलजले आते हैं। सबसे ज्यादा होमोसेक्सुअल ओपनली होते हर जगह पे ही हैं। ये भूल जाए, वो अहमद अली नजाद ने कहा था कि ईरान में एक भी गे नहीं है, तो लोगों ने उसे कहा हाँ तुम मार देते हो सारों। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा मुआशरा नहीं जहां पे 5 से 10% पॉपुलेशन होमोसेक्सुअल्स की ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही नंबर कंसिस्टेंटली पाया जाता है तमाम मेमेलियन स्पीशीज के अंदर। तो पाकिस्तान में भी 5 से 10% जो पॉपुलेशन है वो होमोसेक्सुअल है। वो छुप छुप के करती है ये काम इसलिए, लेकिन आप समझते हैं ये काम होता ही नहीं है। और चूंकि जो हेटेरोसेक्सुअल लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि यार ये कितना गंदा काम है, मुझे तो अपने दोस्त को देख के कभी मेरी गंदी हरकत करने का दिल नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि आप नेचुरली होमोसेक्सुअल नहीं है। ये काम नेचुरल है, ये बात सच है कि अगर आप किसी होमोसेक्सुअल को देख के आप होमोसेक्सुअल नहीं बन जाते। अगर आप मुझे 100 गे फिल्में दिखा देंगे तो मेरा दिल नहीं करेगा कि मैं आपको धबड़धूस आपके साथ कर दूं। ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं नहीं हूं। लेकिन अगर मैं होता होमोसेक्सुअल तो चाहे जितनी मर्जी मैं स्ट्रेट फिल्में देख लूं, मैंने आपके ऊपर चढ़ जाना था। ये जहालत के ऊपर कोई ऑब्जेक्टिविटी से इसका ताल्लुक नहीं है। जहालत और मजहबी डॉगमा की वजह से इन्होंने नफरतें फैलाई हुई है, लोगों को करीब आने से रोका हुआ है। एंड अली सेठी, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो यू आर अ लेजेंड। आप एक बहुत बड़े आर्टिस्टिक जीनियस हैं। I wish you best of luck. I look forward to hearing many more top songs from you. और ये जो लंडे के मोमिनीन और ये जाहिल बांदर किले खेलने वाले, इनका और कोई काम नहीं है। ना इन्होंने जिंदगियों में कुछ अचीव किया है, ना इन्होंने जिंदगियों में कुछ अचीव करना है। इसी तरह इन्होंने नफरतें फैला फैलू के मर जाना है और इनका कोई काम नहीं होना। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं ना कर सकते तो चलें ना देखें, नहीं, I'm just joking। तो कम से कम कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।